सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। तो सिंबल क्या होता है? कोई भी ऐसा लेटर या कोई ऐसा स्केच जो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो उसे हम सिंबल कहते हैं। अब जैसे डिफरेंट एलिमेंट्स है, इनके पूरा नेम लिखने की जगह, इनका पूरा नाम लिखने की जगह इनका सिंबल यूज़ किया जाता है। तो डाल्टन यानी कि पहला साइंटिस्ट था जिसने सिंबल्स यूज़ किए एलिमेंट्स को शॉर्ट वे में रिप्रेजेंट करने के लिए। अब जो डाल्टन के सिंबल्स थे वो एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करते थे और उस एलिमेंट के एक एटम को भी रिप्रेजेंट करते थे। तो जैसे कि हाइड्रोजन के लिए आप बुक में देख सकते हो, डाल्टन ने सिंबल दिया कुछ इस तरह का। कार्बन के लिए उसने इस तरह से सिंबल दिया, पूरी तरह से एक सर्कल जो पूरा फिल्ड हो। ऑक्सीजन के लिए उसने सिंबल दिया एक सर्कल। तो इस तरह से जितने भी एलिमेंट्स थे उसके लिए सिंबल यूज़ किए। बट डाल्टन्स के जो सिंबल थे एलिमेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट थे ड्रॉ करने के लिए, साथ में यूज़ करने के लिए भी इनकन्वीनियंट थे, आसान नहीं थे, इसलिए उनको यूज़ नहीं किया जाता। तो इसलिए जो मॉडर्न वे है, यानी कि मॉडर्न तरीका है एलिमेंट्स का सिंबल देने का, ये तो डाल्टन का तरीका हो गया, डाल्टन्स वे। अब जो मॉडर्न वे है, या जो हम कह सकते हैं मॉडर्न सिंबल है एलिमेंट्स का, उसमें क्या किया जाता है कि जो एलिमेंट का जो नेम है उसका फर्स्ट लेटर या फिर फर्स्ट टू लेटर या फिर फर्स्ट और थर्ड लेटर इस तरह से यूज़ किया जाता है। ठीक है, या तो फर्स्ट लेटर या फिर फर्स्ट और सेकंड लेटर या फर्स्ट और थर्ड लेटर यूज़ किया जाता है। तो कुछ एग्जांपल मैं बता देता हूँ कैसे। जैसे कार्बन है तो इसका सिंबल है C। तो आप देख सकते हो इसमें क्या यूज़ किया गया है, फर्स्ट लेटर, नेम का फर्स्ट लेटर यूज़ किया गया है, फर्स्ट लेटर ऑफ नेम। इसी तरह से हीलियम, इसका सिंबल होता है He, यानी कि इसमें फर्स्ट एंड सेकंड लेटर का यूज़ किया गया, सेकंड लेटर ऑफ नेम, इसको यूज़ किया गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्लोरीन। तो क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, तो फर्स्ट और थर्ड लेटर यूज़ किया गया है। तो इस तरह से उनके जो इंग्लिश नेम है उनका फर्स्ट लेटर, या किसी केस में फर्स्ट और सेकंड लेटर, या किसी केस में फर्स्ट और थर्ड लेटर यूज़ किया गया इंग्लिश नेम का। अब कुछ एलिमेंट के जो नेम है वो लैटिन में, यानी कि उनके लैटिन नेम का भी यूज़ किया गया, जैसे कि कॉपर। अब कॉपर का सिंबल है Cu। अब आप बोलोगे C तो है यहाँ पे, लेकिन U तो कहीं नहीं है, ना सेकंड लेटर है ना थर्ड लेटर है, बल्कि कोई लेटर है ही नहीं U। तो यहाँ पे कॉपर जो है ये इंग्लिश नेम है एलिमेंट का, और इसका जो लैटिन नेम होता है, लैटिन नेम कॉपर का वो होता है क्यूप्रम। तो कॉपर का लैटिन नेम होता है क्यूप्रम, तो उसके हिसाब से देखो Cu, तो यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड लेटर यूज़ हो रहा है, यानी कि रूल तो वही है, बस इस बार इंग्लिश नेम की जगह लैटिन नेम का। तो इसलिए कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब रूल के अकॉर्डिंग ही है।
तो इस तरह से जो नेम है उन्हीं के लेटर का यूज़ करके सिंबल बनाए जाते हैं। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं इनके अलावा, ये तो हमने रूल के लिए कर दिए थे। अब जैसे कि हाइड्रोजन का सिंबल, पूरा नाम भी लिखेंगे और यहाँ पे सिंबल H। हीलियम का सिंबल He। लिथियम का सिंबल Li। बोरॉन का सिंबल B। कार्बन C। ये कैपिटल लेटर है। हाँ, इसमें एक और चीज़ बता दूँ, देखो कैपिटल लेटर, लेकिन अगर दो लेटर यूज़ हो रहे हैं तो पहला जो लेटर है वो कैपिटल में होगा और जो दूसरा लेटर है वो स्मॉल लेटर में। पहला लेटर कैपिटल में और दूसरा लेटर स्मॉल लेटर में, ये भी ध्यान रखना है। नाइट्रोजन N। ऑक्सीजन O। फ्लोरीन F। नियॉन Ne। नॉट Ne। ये मत करना, पहला लेटर कैपिटल दूसरा, अगर दो लेटर यूज़ हो रहे हैं तो पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। मैग्नीशियम Mg। सोडियम Na। अब आप कहोगे सोडियम Na, ये तो मिसमैच हो रहा है। रीज़न, इसका भी हम लैटिन नेम लिखते हैं, इसका लैटिन नेम है नेट्रियम, ठीक है, इसलिए Na यहाँ से बना। पोटेशियम का सिंबल होता है K कहाँ से आएगा, इसके लैटिन नेम से, कैलियम। आयरन का होता है Fe, कहीं से F और E है नहीं, तो फिर इसका लैटिन नेम होता है फेरम, ठीक है। तो ये लैटिन नेम के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। एक और नाम ले लेते हैं। सिल्वर का सिंबल होता है Ag, इसका लैटिन नेम है अर्जेंटम Ag। तो ये तो थी सिंबल की कहानी, ठीक है। तो जो सिंबल होते हैं एलिमेंट्स के, वो उनके लेटर से ही बनाया जाता है। और एटम का जो साइज़ होता है वो हमने पहले भी डिस्कस किया था, बहुत छोटा होता है और एटम की साइज़ को नैनोमीटर में मेज़र किया जाता है, जो कि 1 मीटर का अगर हम कितने 100 करोड़ टाइम्स उसे ब्रेक कर दे इक्वल साइज़ में, तो एक जो पार्ट होगा, टुकड़ा होगा, वो 1 नैनोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये जितने भी सिंबल्स हैं, नेम हैं, इनको इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इससे अप्रूव किए जाते हैं, जिसको हम IUPAC कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इनका, इस यूनियन का, इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है एलिमेंट्स के नेमिंग, उनके सिंबल बनाना। तो इसके बाद अगली चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं वो है एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। तो जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि मास या तो केजी में नापा जाता है, ग्राम में नापा जाता है, बट क्योंकि एक एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनका जो एक्चुअल मास ग्राम में देखेंगे तो वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं हाइड्रोजन के एक एटम का मास आपको बताऊं, मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन
हाइड्रोजन एलिमेंट के एक एटम का मास वो होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, बहुत ही कम एक्चुअल मास। ठीक है, तो ये कन्वीनियंट नहीं है, आसान नहीं है इतना स्मॉल और कॉम्प्लिकेटेड फिगर हमारी कैलकुलेशन में यूज़ करना। इसलिए ये ज़रूरी था कि हम एटम के मास को नापने के लिए, यानी कि एटॉमिक मास को नापने के लिए एक सही यूनिट को डिफ़ाइन करें, एक नई यूनिट का यूज़ करें जिसमें हम सिंपल फिगर्स या सिंपल नंबर्स यूज़ कर पाएँ। तो इसलिए एलिमेंट के एटॉमिक मास को नापने के लिए ग्राम या केजी की जगह एक नई यूनिट का यूज़ किया गया और उसको कहते हैं हम एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, AMU। ठीक है, और जो एटॉमिक मास होता है, मतलब एटॉमिक मास यूनिट होता है, वो इक्वल होता है 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम। यानी कि एक कार्बन होता है, कार्बन 12 कहते हैं जिसे, आइसोटोप कहते हैं इसे, आगे पढ़ेंगे हम। तो कार्बन 12 एटम का, एक एटम का जो मास होगा उसका जो 1/12 पार्ट है, 1/12 हिस्सा, उसको एटॉमिक मास यूनिट माना गया है। तो कार्बन 12 को यूज़ किया जाता है एटॉमिक मास यूनिट बनाने के लिए, यानी कार्बन एटम को। तो यानी कि एक यूनिट होगा जो एटॉमिक मास यूनिट की, वो 1/12 होगा किसका, ऑफ मास ऑफ अ कार्बन, कौन सा कार्बन, कार्बन 12 एटम। एक यूनिट जो मास होगा वो कार्बन एटम के मास के 1/12 के बराबर होगा। यानी कि जैसे कार्बन एटम है, इसके आप कितने टुकड़े कर दो, बराबर 12 पार्ट्स कर दो। तो जो एक पार्ट होगा, 1 पार्ट होगा कार्बन का, इसका एक पार्ट होगा, वो है 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर। तो इस तरह से डिफ़ाइन किया गया है। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आप क्या लिखोगे, 1 एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम 1U भी लिखते हैं, इज डिफाइंड एज exactly 1/12 the mass of an atom of carbon 12। तो यानी कि कार्बन 12 के एक एटम के मास का यूज़ करके ही और उससे कंपेयर करके बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उनका मास मेज़र किया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि हाइड्रोजन का मास है, इसके अकॉर्डिंग एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 यूनिट। और वैसे ग्राम में देखो 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम एक्चुअल मास, लेकिन एटॉमिक मास यूनिट के हिसाब से मास कितना सिंपल फिगर आई, 1 यूनिट। याद करना भी आसान, कैलकुलेशन में यूज़ करना भी आसान। तो दिस इज़ अ कन्वीनियंट यूनिट फॉर द मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स, जबकि एक्चुअल मास को यूज़ करना कन्वीनियंट यानी कि आसान, इजी और सही नहीं होगा। इसलिए एटॉमिक मास यूनिट का डिवाइस किया गया, मतलब इसको बनाया गया और अब इसी का यूज़ किया जाता है एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें हम एटम मॉलिक्यूल के मास से रिलेटेड कुछ भी
कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम इसी यूनिट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और एटॉमिक मास यूनिट बनाने के लिए किस एलिमेंट के एटम का यूज़ किया गया, ये याद रखना, कार्बन 12 एलिमेंट के एटम का यूज़ किया गया, ठीक है। जैसे कि इसका एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। अगर एक शॉपकीपर है, सब्जी वाला है, और उसके पास लोहे के जो 1 kg 2 kg जो भी नापने वाले वो नहीं है, तो उसने क्या किया, एक तरबूज लिया और उसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तरबूज लिया उसने, 12 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, और अब वो जो सब्ज़ी बेच रहा है वो इसके जो 12 पार्ट हैं तरबूज के, इनका यूज़ कर रहा है, और इस हिसाब से उसने रेट फिक्स कर रखे हैं इन 12 पार्ट्स के। तो उसने रेट लिस्ट बना रखी है कि आपको अगर तरबूज के 3 पार्ट्स एक पार्ट के बराबर चाहिए तो 10 रुपये देने पड़ेंगे। अगर कोई भी सब्ज़ी लेनी, जैसे आपको टमाटर लेने, आपने कहा कि मुझे टमाटर चाहिए, तो वो अपने यूनिट के हिसाब से बोलेगी आपको कितने टमाटर चाहिए, इतने, 2 तरबूज के पार्ट, 3 तरबूज के पार्ट, 6 तरबूज के पार्ट, तो उसके हिसाब से वो रेट लगाएगा। अब जैसे कि मान लो एक तरबूज के पार्ट का रेट है 10 रुपीज़, आपने कहा मुझे 3 तरबूज के पार्ट जितना क्या चाहिए, टमाटर चाहिए, तो कितना पे करना पड़ेगा आपको, 30 रुपीज़। तो देखो उसने इस तरबूज से ही एक मेज़रिंग यूनिट बना दिया है, और ये आसान है यूज़ करना। तो बिल्कुल इसी तरह से आप देख सकते हो कि कार्बन एटम के, एक एटम के मास का यूज़ करते हुए एटॉमिक मास यूनिट डिफाइन कर दी गई है, ठीक है। एक्चुअल मास नहीं है ये भी ध्यान रखना, एक्चुअल मास तो ग्राम में ही होगा। ये भी एक्चुअल थोड़ी था, ये तरबूज एक शॉपकीपर कराए, ये भी तो इस तरबूज के पार्ट्स का यूज़ कर रहा है, तो एक्चुअल रेट तो वो भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये चीज़ एक एनालॉजी थी समझाने के लिए। तो ये वाला टॉपिक आपको अच्छी तरह समझना है। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट को मेज़र किया जाता है एक नई मास यूनिट में, जिसे कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। और इस तरह के मास को हम एक्चुअल मास तो नहीं कहेंगे, ना ही एब्सोल्यूट मास कहेंगे, इसको हम कहते हैं रिलेटिव मास। क्या कहते हैं, रिलेटिव मास। किसका रिलेटिव, अब जैसे कि ये हमने हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिखा था 1 यूनिट, ठीक, इसको हम रिलेटिव मास भी कह सकते हैं। किसका, रिलेटिव मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का रिलेटिव मास कितना है, 1 यूनिट, ठीक है। तो आज हमने समझा एक तो सिंबल के बारे में, और सिंबल याद करने, ध्यान रखना, सिंबल जो भी लिखवाएं वो भी याद कर लेना, और बुक में जो भी आपको मिले वो सब टेबल जो दे रखी है बुक में वो अच्छी तरह से आपको मेमोराइज़ करना है, रिमेंबर करना है, ठीक है। और ये एटॉमिक मास वाला भी टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर रखना है। तो अगली क्लास में हम इसका यूज़ करना भी सीखेंगे।